हेलो। आज पढ़ते हैं 10th शेड्यूल पढ़ते हैं, 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमने ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1985। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था ये, और हमारा इसमें एक संशोधन किया है हमने। संशोधन है हमारा ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो कोई एमपी होता है या कोई एमएलए होता है, एमएलसी होता है, तो उनकी सदस्यता जो है हम कुछ कंडीशंस में रद्द कर देते हैं। वो कंडीशंस क्या है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी ए की टिकट से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत के वो हाउस जाता है, संसद जाता है, राज्य विधानसभा जाता है, परिषद जाता है, और वहां जाके वो क्या करता है, अपनी इच्छा से पार्टी ए को छोड़ के पार्टी बी ज्वाइन कर लेता है, तो इन कंडीशंस में आपकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। यदि आपने चुनाव लड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आप हाउस पहुंचे, और वहां पहुंच के आपने क्या किया, कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने अपने इलेक्शन के दौरान सभी पार्टियों का बहिष्कार किया, उनकी पॉलिसीज का बहिष्कार किया, उनको क्रिटिसाइज किया, और उधर क्या किया, आपने जाके हाउस में वो पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इस कंडीशन में आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। यदि आप कोई मनोनीत सदस्य हैं, कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो आप, और आपने 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 6 महीने बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उस केस में आपकी सदस्यता जो है रद्द की जाएगी। 6 महीने बाद ही क्यों? क्योंकि 6 महीने के दौरान आप क्या करोगे, आप जो है पार्टी पॉलिटिक्स और ये जो इनकी बारीकियां हैं ये सारी समझ जाओगे। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं यदि आप किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हो तो आप वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद कैलकुलेशन करके हम ये चीज नहीं चाहते, और हम इसमें क्या करते हैं, 6 महीने बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो तो हम उस केस में सदस्यता को रद्द करते हैं। यदि पार्टी कोई व्हिप जारी करती है और आप वो व्हिप नहीं मानते हो और 15 दिन में पार्टी आपको माफ भी नहीं करती है, तो आपकी सदस्यता रद्द की जाती है। अब व्हिप क्या होता है? व्हिप होता है कि पार्टी जब एक पार्टी है, पार्टी ए है, और पार्टी ए के मान लीजिए 70 सदस्य हैं, 70 एमपीज हैं हमारे संसद में, तो वो उन 70 एमपीज को निर्देश देगी कि अब वोटिंग होने वाली है, तो आप इस वोटिंग में इस चीज के लिए वोट करेंगे, आप हाँ वोट करेंगे, आप ना वोट करेंगे, किसी चीज के लिए वोट है तो आप उसके फेवर में वोट करोगे, उसके अगेंस्ट वोट करोगे, तो वो आपको बताती है कि आपको वोट कैसे करना है। और जब वो ये निर्देश देती है, इस निर्देश को हम कहते हैं व्हिप। तो पार्टी जो व्हिप देती है, एमपीज बाध्य हैं कि उस व्हिप को उन्हें मानना है। यदि वो व्हिप नहीं मानते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म की जाती है, अगर पार्टी उन्हें 15 दिन में माफ नहीं करती है तो। ठीक है। अब हमारा एक ऐसा प्रावधान है कि मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी ए में क्या है, पार्टी ए के 2/3 सदस्य जो हैं पार्टी छोड़ के पार्टी बी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ना उन 2/3 सदस्यों पे होगा, ना पार्टी बी पे लागू होगा, ना 1/3 सदस्य जो पार्टी ए में रह गए हैं उन पे लागू होगा। जब हमने ओरिजिनल ये एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया था तो उसमें था कि 1/3 जो सदस्य हैं वो यदि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन फिर हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 2003 वाला, और उसमें हमने कहा कि 2/3 सदस्य यदि अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये कौन बताएगा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाएगी या रद्द नहीं की जाएगी? ये बताते हैं हमारे स्पीकर, लोकसभा के या राज्य विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो बताते हैं, और राज्यसभा में या राज्य विधान परिषद में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बताते हैं हमारे चेयरमैन। ठीक है। जो अध्यक्ष होते हैं उस हाउस के वो बताते हैं हमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आपकी सदस्यता जाती है या नहीं। और हमारे उसमें लॉ में ये भी लिखा गया है कि इनका जो डिसीजन है वो फाइनल है, वो कहीं भी रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी स्पीकर या जो ये चेयरमैन है हमारे, ये जब भी डिसीजन देते हैं तो ये किस कैपेसिटी में देते हैं,
ये देते हैं सेमी जुडिशियल कैपेसिटी में। ये सेमी जुडिशियल काम है क्योंकि ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये सेमी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। तो जब हम ये सेमी जुडिशियल है तो जुडिशरी कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सेमी जुडिशियल है, जुडिशियल वर्क है, तो ये मेरे अंडर आएगा, मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ स्पीकर के डिसीजन के बाद, चेयरमैन के डिसीजन के बाद, कि उनका डिसीजन जो आता है उसको मैं रिव्यू कर सकता हूँ, उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है लागू होता है। ये इन्होंने किस केस में कहा? क्योतो कोलोहन केस में। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके फायदे क्या हैं हमारे? देखो, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। यदि पार्टी ए है कोई, उसने सरकार बना रखी है, उसका बहुमत है हाउस में, उसका बहुमत है, और पार्टी बी है वो माइनॉरिटी में है, उसके पास 5-6 सांसद कम है मेजोरिटी के लिए, तो वो क्या करे? पार्टी ए के कुछ सांसद खरीद ले, वो पार्टी ए के जो सांसद हैं उसे सपोर्ट करें और वो गवर्नमेंट बना ले। लेकिन ये तो धोखा होगा, जनता के विश्वास के साथ धोखा होगा। जनता ने जो बहुमत दी है, जो अपना विश्वास दिखाया है, वो पार्टी ए के लिए दिखाया है, तो पैसे से आप वो बहुमत को चेंज नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इसीलिए ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये अच्छा है, हम इसको इसीलिए लाए हैं कि हमारा जो स्टेबल रहे गवर्नमेंट। पैसा का जो है, पैसे का खेल नहीं है हमारा गवर्नमेंट, ये लोगों के विश्वास का है। तो इसलिए दल बदल विरोधी कानून एक अच्छा कानून है। और क्या है कि जब लोग वोट करते हैं, जब लोग मत देते हैं अपना, तो वो किसी पार्टी के लिए देते हैं, किसी एमपी के लिए देते हैं। अब वो एमपी क्या करता है? उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये तो लोगों के विश्वास के साथ खेल हो गया कि उन्होंने उस पार्टी पे, उस पार्टी की पॉलिसीज पे भरोसा किया, और एमपी ने क्या किया? जैसे ही वो इलेक्ट हुआ, जैसे ही वो चयनित हुआ, और उसने क्या किया? अपनी पार्टी चेंज कर ली। तो इस केस में ये गलत बात होती है, लोगों के विश्वास के साथ ये धोखा होता है। तो इसलिए हम जो ये दल बदल विरोधी कानून है इसे अच्छा मानते हैं। लेकिन आप देखोगे ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। क्यों कंट्रोवर्शियल रहता है? देखो, अब जो हमारी व्हिप जारी होती है, जो ये हमारी व्हिप जारी होती है, इसमें जब हमने व्हिप जारी की तो इसमें हमने निर्देश दिया एमपीज को कि आप इस तरह से वोट करोगे, आपने उनको बताया कि आपको ऐसे वोट करना है। तो जो एमपीज की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको दे रहा है। तो जो एमपी की स्पीच और एक्सप्रेशन है, और एमपी क्या कर रहा है? एमपी प्रतिनिधित्व कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का, उनकी परेशानियों का, उनकी दिक्कतों का, उनकी मांगों का, उनका जो एक राय है उनका। इस सब को छोड़ के एमपी को किसकी बात माननी पड़ती है? पार्टी जो आला कमान होती है, जो व्हिप होती है, उनकी बात माननी पड़ती है। इस केस में हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, और जो हमारा ये डेमोक्रेसी का मेन जो हमारी चीज है कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हो, ये सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ व्हिप की बात मान रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जो ब्रिटेन है उसमें जो एमपीज हैं उनको ये आजादी है कि वो व्हिप की जो बात है उसको ना माने, और उनकी तब भी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें जो स्पीकर का जो हमारा रोल है ना डिसाइड करने का कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सदस्यता गई है या नहीं है, इसमें स्पीकर का रोल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि स्पीकर जो है एक पार्टी से बिलोंग करता है, स्पीकर किसी पार्टी का है। तो वो जब पार्टी का है तो अगर सामने उसकी पार्टी का बंदा है तो भी वो भेदभाव करेगा, उसके फेवर में वोट करेगा। यदि उसकी पार्टी का बंदा नहीं है तो वो तब भी भेदभाव करेगा, उसके अगेंस्ट में डिसीजन देगा। तो इसलिए स्पीकर का जो रोल है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया है कि स्पीकर जो है वो बायस्ड रहते हैं, वो भेदभाव करते हैं जो उनके पास केसेस लाए जाते हैं। ठीक है, स्पीकर का एक और भी चीज कही जाती है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं डिफाइन की गई कि किस टाइम में स्पीकर को डिसाइड करना है। वो जो है 10 महीने भी लगा सकता है, 2 साल भी लगा सकता है, और 3 साल भी लगा सकता है। उससे कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई ये पूछ नहीं सकता कि आप डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हो। और वो ऐसा भी कर सकता है कि अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में डिसाइड कर दे। तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, कोई टाइम लिमिट दी जानी चाहिए थी ताकि
उस टाइम लिमिट में डिसीजन आके, ताकि डिसीजन आएगा तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है। जब तक डिसीजन नहीं आएगा हम चैलेंज नहीं कर सकते, और इतने टाइम तक सदस्यता क्या है, रद्द रहती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है हमारा। एक मैंने आपको प्रावधान बताया था कि अपनी स्व इच्छा से वॉलंटरली जो है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी हम अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब जो ये वॉलंटरली गिविंग अप है ना, जो ये स्व इच्छा से हम छोड़ देते हैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप, इसको अच्छी तरह से ना लिखा नहीं गया है कि इसका मतलब क्या है। इसमें हम क्या कहें कि रिजाइन कर दिया तब है। कुछ जो एमपीज होते हैं वो अंदर तो सारी पार्टी की बात मानते हैं, लेकिन जैसे ही संसद के बाहर निकलते हैं वो पार्टी की कोई भी बात नहीं मानते। तो इसको हम माने कि ये स्व इच्छा से छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है, तो इसको क्लियरली जो है डिफाइन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और सबसे मेन मुद्दा जो इसमें हमें लगता है वो ये है, आपने कहा कि एक सदस्य जो है अगर अपनी पार्टी छोड़ता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो हम उसकी सदस्यता को रद्द कर देते हैं। लेकिन आप ये देखो कि आपने 2/3 मेंबर्स को अलाउ कर दिया कि 2/3 मेंबर्स जो हैं पार्टी ए छोड़ के पार्टी बी ज्वाइन करते हैं, तो हम इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू करेंगे। मतलब यदि एक इंसान वो काम कर रहा है तो वो गलत है, बहुत सारे कर रहे हैं तो वो सही हो जाएगा। हमें कारण देखना चाहिए था कि क्यों वो 2/3 लोग अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ना कि हमें नंबर्स देखने चाहिए थे। अगर सारे लोग एक बात को, झूठी बात को बोलना शुरू कर देंगे तो वो सच तो नहीं हो जाता। यदि एक इंसान वो कर रहा है वो गलत है, तो सभी इंसान अगर 2/3 मेंबर्स कर रहे हैं तो वो भी तो गलत होना चाहिए ना। तो इसलिए ये सब जो मुद्दे हैं ना, इन सब मुद्दों की वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा, वो इतनी इफेक्टिवली, इतना सुचारू रूप से काम नहीं किया है। इसके दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, बजाय कि इसने जो जिस पर्पस के लिए ये रखा गया था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे या लोगों का विश्वास जो है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी जो ये मैंने नेगेटिव आपको डीमेरिट्स बताए हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ में चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी चीज को छोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं होता कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ को हटा ही देते हैं, नहीं, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं।